Welcome to CI International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा, हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में बात की थी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है समानता और न्याय, कि एक देश के लोकतांत्रिक होने के लिए समानता और लोगों को न्याय देना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने इसमें माया नायडू की कहानी के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि किस तरीके से वहां पर रंग भेद की नीति थी, जिसके दौरान वहां पर श्वेत और श्वेत लोगों के बीच में बहुत भेदभाव था। श्वेत लोगों के हॉस्पिटल अश्वेत लोगों से अलग थे, उनके बच्चों के स्कूल, दोनों के स्कूल्स भी अलग थे। इवन यहाँ तक कि उनके द्वारा चलाए जिस बस में या रेल में वो सफर करते थे वो भी अलग थे। कि अगर हमें अपने देश को लोकतांत्रिक बनाना है तो हमें लोगों को समानता और न्याय देने ही चाहिए। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं आप, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? बेटा, ये क्वेश्चन हमसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि माया की जो माँ थी उस वक्त उनका जीवन कैसा था। तो वहां पर ना अफ्रीका में जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, वहां पर रंग भेद की नीति थी, जिसके चलते हुए श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में काफी भेदभाव था। अश्वेत लोगों के स्कूल भी अलग थे, उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग बनाए गए थे जिसमें कोई खास सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए रेलें और बसें भी अलग थी और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट्स भी उनके लिए अलग थे। लेकिन माया जो है अभी एक छोटी बच्ची है और अब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है। तो आज दक्षिण अफ्रीका के अंदर माया का जीवन कैसा होगा, हमने ये बताना है। तो उत्तर, आज दक्षिणी अफ्रीका में माया का जीवन इस प्रकार होगा। नंबर 1, उसे देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता होगी। मतलब वो देश के किसी भी भाग में आ जा सकती है। जैसा पहले होता था कि अश्वेत लोगों को कई स्थानों पर जाने का अधिकार नहीं था, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब लोकतांत्रिक देश में सभी लोग बराबर हैं, इसलिए उसे कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता होगी। नंबर 2, उसे वोट देने का अधिकार होगा। लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद दक्षिणी अफ्रीका के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो श्वेत हो, अश्वेत हो, शिक्षित लोग हों, अशिक्षित लोग हों, महिला हो या पुरुष हो। तो इसलिए माया को भी वहां पर वोट देने का अधिकार होगा। नंबर 3, उसे कोई भी भाषा सीखने का अधिकार होगा। मतलब वो अपने मन से कोई भी भाषा सीख सकती है, लेकिन पहले लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। आपने देखा जो हेक्टर था जिसे गोली लगी थी, पीटरसन जो था, उसे गोली क्यों मारी गई? क्योंकि वो अपनी भाषा जुलू सीखना चाहता था, वो अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखना चाहता था। तो वो विरोध कर रहा था अफ्रीकांस सीखने का, वो जुलू सीखना चाहता था, इसलिए पुलिस ने उसे गोली मार दी थी। लेकिन आज माया को कोई भी भाषा सीखने का वहां पर अधिकार होगा क्योंकि अब दक्षिणी अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है। उसे सरकार के निर्णयों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार होगा। यदि सरकार किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करती है, लोगों को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। सरकार के किसी भी निर्णय के खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। नंबर 5, उसे देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार होगा। मतलब वो जाकर देश के किसी भी भाग में रह सकते हैं। जैसे पहला क्या था दक्षिण अफ्रीका में कि अश्वेत लोगों की रहने की जगह भी श्वेत लोगों से अलग थी। काले लोग अलग जगह रहते थे, श्वेत लोग अलग जगह रहते थे, उनके शहर अलग अलग बसे थे। लेकिन अब वो देश के किसी भी भाग में जाकर बस सकती है। नंबर 6, उसे कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा। वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यवसाय को अपना सकती है। प्रश्न नंबर 2, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? सरकार की प्रक्रियाओं में मतलब सरकार के काम में कैसे भाग लेते हैं? तो लोग निम्नलिखित तरीकों से सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। नंबर 1, लोग चुनावों में वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो कि एक निश्चित अवधि के लिए उन पर शासन करते हैं। मतलब जब चुनाव होते हैं तो लोग वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मतलब इलेक्शन में बहुत सारे व्यक्ति खड़े होते हैं और जिस व्यक्ति को
सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही व्यक्ति चुनाव को जीतता है और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार को बनाता है। तो लोग चुनाव में वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और ये एक निश्चित अवधि के लिए उन पर शासन करते हैं। मतलब ये चुने हुए व्यक्ति जो सरकार बनाते हैं वो एक निश्चित अवधि यानी कि 5 साल के लिए उन पर शासन करते हैं। जैसे भारत में ये कार्यकाल 5 साल है, हो सकता है दूसरे देशों में अलग भी हो। नंबर 2, लोग सरकार के गैर हितकारी निर्णयों के खिलाफ अपनी आवाज उठाकर सरकार को निर्णय बदलने के लिए बाध्य करते हैं। मतलब लोग सरकार के गैर हितकारी निर्णय, ऐसे निर्णय जिनसे लोगों को कोई फायदा नहीं बल्कि लोगों को नुकसान हो रहा है, यदि सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसे वो रैली निकाल सकते हैं, सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। ऐसा कर वो सरकार को बाध्य कर देते हैं कि वो अपने निर्णय के बारे में विचार करे या फिर उसे बदल दे। नंबर 3, रचनात्मक और लोक हितकारी निर्णयों के लागू करने में लोग सरकार को सहयोग भी देते हैं। यदि सरकार कोई रचनात्मक या लोगों की भलाई के लिए यदि वो कोई कदम उठाती है तो लोग सरकार की उसमें मदद भी करते हैं। नंबर 4, यदि सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती तो लोग चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट डालकर उसे सत्ता से हटा देती है। मतलब यदि लोगों के हित के अनुसार सरकार काम नहीं करती तो जब भी इलेक्शन होते हैं तो लोग उन्हें वापस अपने प्रतिनिधियों के रूप में नहीं चुनते और वो लोग अपनी सत्ता से हट जाते हैं। मतलब लोगों के अंदर ये पावर है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें उनकी सीट से हटा दें। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? तो बेटा विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें सरकार की जरूरत होती है क्योंकि कहीं पर भी विवाद उत्पन्न हो, कोई झगड़ा उत्पन्न हो या कोई भी बड़ा मुद्दा या इशू बन जाए जिससे लोगों के बीच झगड़ा हो सकता है, तो ऐसे जो जितने भी मुद्दे हैं या विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए हमें एक बहुत बड़ी संस्था की जरूरत होती है और ये काम सरकार ही कर सकती है। देखिए, सरकार एक ऐसा मंच होता है जो विभिन्न विवादों और मुद्दों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझा सकता है। क्योंकि सरकार सबसे ऊपर है, वो सभी के लिए कानून बनाती है, तो वो इन मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकती है जिससे लोगों के बीच में दंगे फसाद ना हो। सरकार एक निष्पक्ष संस्था होती है, मतलब वो किसी भी पक्ष का, किसी भी साइड का पक्ष नहीं लेती। मतलब यदि 2 लोगों के बीच में झगड़ा है या 2 राज्यों के बीच में झगड़ा है तो वो किसी भी एक राज्य या व्यक्ति का पक्ष नहीं लेती, वो निष्पक्ष होकर दोनों की बातों को ध्यान से देखती है। उसके पास कानून की शक्ति है और सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होने के नाते और सबसे बड़ी प्रशासनिक संस्था होने के नाते वो जो भी निर्णय लेती है लोगों को मानना पड़ता है। अतः विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए हमें सरकार की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने देखा, कर्नाटक और तमिलनाडु जो राज्य हैं उनके बीच में कावेरी नदी पर बने जो बांध थे उनको लेकर झगड़ा उत्पन्न हो गया कि उस कावेरी नदी के बांध को कौन बांध के कारण जो पानी है वो तमिलनाडु के निचले क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहा था और यदि पानी निचले क्षेत्रों में आता है तो कर्नाटक के लोगों को पानी की कमी हो जाती है क्योंकि पानी डायरेक्ट बहकर चला जाता है। इसलिए दोनों राज्यों के बीच जब झगड़ा उत्पन्न हुआ तो इस झगड़े को सुलझाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ा। सरकार ने ही ये सुझाव दिया कि किस तरीके से दोनों राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा हो। उसी तरीके से जब धर्म को लेकर दंगे फसाद होते हैं तो सरकार ही उस पर कंट्रोल कर सकती है। सरकार ही लोगों को समझा सकती है कि उनके लिए किस तरीके से उनके लिए गैर हितकारी है और ये अगर लोग दंगा फसाद करेंगे, चीज़ों को तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो उनका ही नुकसान हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो सरकार है वो लोगों को ये आश्वासन देती है कि जो भी वो फैसला लेगी वो बिल्कुल ठीक होगा और सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था होने के नाते लोगों को उनकी ये बातें माननी ही होती हैं। तो बेटा आज हमने ये 3 क्वेश्चन किए हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में। तो बेटा जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, जब भी कोई देश एक लोकतांत्रिक देश बनता है तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोगों के लिए लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। मतलब जब लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें सरकार चलाने के लिए उन्हें आगे करते हैं अपनी तरफ से सरकार चलाने के लिए, तो उस प्रकार की संस्था को हम लोकतांत्रिक संस्था कहते हैं।
यही सबसे बेटर है सभी प्रकार की सरकारों में। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार के बारे में पढ़ा, तो लोकतांत्रिक सरकार ही बेटर है, क्योंकि इसमें लोगों के हित के लिए काम किया जाता है और लोगों की पूर्ण भागीदारी रहती है। जैसे लोग रैली निकाल सकते हैं, सार्वजनिक विरोध कर सकते हैं, इस तरीके कई माध्यमों से लोग सरकार के गैर हितकारी कार्यों में उसका विरोध कर सकते हैं और सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने निर्णयों को बदले या उन पर पुनः विचार करे। ठीक है बेटा, तो आज ये जो तीनों क्वेश्चन हमने किए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखो, बिल्कुल साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में, और उन्हें अच्छे से चेक भी करो। और बेटा देख लेना कहीं कोई वर्ड आपने गलत तो नहीं लिखा है। बिल्कुल सुंदर और साफ हैंडराइटिंग में आपने ये काम को करना है। ओके।